जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग संविधान के एक महत्वपूर्ण भाग फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ेंगे कि फंडामेंटल राइट क्या है। यानी फंडामेंटल राइट का मतलब होता है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट के बारे में बात किया है। तो फंडामेंटल राइट है क्या, यानी मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है क्या। तो देखिए, यह एक ऐसा अधिकार है जो किसी भी देश में रहने वाले नागरिकों के लिए एक गारंटी है कि मैं आपको इस देश में सुरक्षा मुहैया कराऊंगा। उसी को हम लोग फंडामेंटल राइट कहते हैं। अब देखिए, फंडामेंटल राइट ये लिया कहाँ से गया है। तो फंडामेंटल राइट जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अधिकांशतः हम लोग का जो संविधान बना है वो विदेशों से ही लिया गया है, यानी कि उसका 50% जो भाग है वो विदेशों से लिया गया है और 50% में हम लोग अपने देश के नेताओं ने बनाया है, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान भीमराव अंबेडकर का, राजेंद्र प्रसाद का, इन लोगों का रहा है। तो फंडामेंटल राइट जो लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसको संविधान के भाग 3 में रखा गया है। भाग 1 और 2 इससे पहले वाले वीडियो में हम बना करके आप लोग को दे चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं भाग 1 को और भाग 2 को। आज हम लोग फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ेंगे, यानी संविधान के भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, भाग 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फंडामेंटल राइट के भाग 3 को क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इसे अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में रखा गया है। भाग 3 को 12 से 35 के बीच में रखा गया है। अब ये रहा कि मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं, हमारी फंडामेंटल राइट जो है कितने प्रकार की हैं। तो देखिए, पहले जो फंडामेंटल राइट था वो 7 प्रकार के था, लेकिन अब जो फंडामेंटल राइट बचा है वो मात्र 6 प्रकार का बचा है। एक जो राइट था यानी संपत्ति का जो अधिकार था, उस अधिकार को संविधान से निकाल दिया गया है। यानी फंडामेंटल राइट में मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में उसको रख दिया गया है। उसको भी जब हम लोग यहाँ पाएंगे तो हम समझाएंगे उसके बारे में भी। अभी हम लोग ये समझते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है यानी मूल अधिकार जो है वो मात्र हम लोग का 3 प्रकार का अब रह चुका है, 3 ठो है। पहला जो है समता का अधिकार। ये समता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से और 18 के बीच मिलता है। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच मिलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के बीच मिलता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच मिलता है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 के बीच मिलता है। ये संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 31 में है, इसको खत्म कर दिया गया है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। संवैधानिक अधिकार उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32 में रखा गया है। आइए हम लोग अब समझते हैं कि कहां पर दिक्कत आया जो संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। हुआ क्या था इसके बारे में समझा जाए। देखिए, केरल में एक पंडित टाइप का थे, मठ चलाने वाले थे। वो केशवानंद भारती थे, उनका नाम था केशवानंद भारती, केरल में थे। उनको अथाह संपत्ति था, यानी कि बहुत ज्यादा जमीन था और उस जमीन पर ये एक अपना संस्था चला रहे थे। यानी धार्मिक रिलेटिव, किसे मौलाना होता है, पंडित होते हैं, तो उसी तरह से धार्मिक रिलेटिव एक संस्था ये चला रहे थे। केरल सरकार का काम किया कि प्रोजेक्ट एक पास किया और वो लाखों का प्रोजेक्ट था, उधर ही से कोई रास्ता या प्रोजेक्ट था उसको पास कर दिया। अब ये जो प्रोजेक्ट में केशवानंद भारती का कुछ जमीन जाने लगा। जब केशवानंद भारती का उस प्रोजेक्ट में जमीन गया तो केशवानंद भारती देने से इनकार कर दिए। ये मसला चला गया हाई कोर्ट में, केरल हाई कोर्ट में चला गया। केरल हाई कोर्ट ने केशवानंद भारती के फेवर में ना दे करके केरल सरकार के फेवर में दे दिया डिसीजन। जब हाई कोर्ट ने केरल सरकार के फेवर में ये डिसीजन को दे दिया, तब केशवानंद भारती ने सुप्रीम कोर्ट में भी केस कर दिया। केशवानंद भारती ने हाई कोर्ट में 2 तरह का केस किया। एक केस किया मौलिक अधिकार का हनन का, कहा कि इससे मेरा मौलिक अधिकार डैमेज होता है। दूसरा केस किया संपत्ति का अधिकार का। यानी केशवानंद भारती ने सुप्रीम कोर्ट में 2 तरह का केस किया। सुप्रीम कोर्ट ने जूरी मेंबर बनाने का किया,
सुप्रीम कोर्ट जूरी मेंबर कमेटी बनाने का आदेश दे दिया और उस जूरी मेंबर में गांव के और समाज के अच्छे लोग, शिक्षित लोग, जिनका कुछ इमेज रहे, वो लोग और जज मिल करके उसको डिसीजन देते हैं। ये जूरी मेंबर में 13 जज का गठन किया गया। देखिए, कोई भी डिसीजन के लिए जजों की संख्या विषम इसलिए रखा जाता है ताकि डिसीजन देने में अच्छा हो। मान लीजिए कि अगर 12 को जज दे देता डिसीजन देने के लिए, तो 6 ठो मान लीजिए इधर एक तरफ, 6 ठो एक तरफ, बात बराबर हो जाता। तो ये आप केयर कीजिएगा, कहीं भी डिसीजन जब होता है तो जजों की जो संख्या होता है वो विषम होता है, सम नहीं होता है। क्यों सम विषम होता है? क्योंकि डिसीजन देने में आसान हो जाता है। तो जूरी मेंबर में 13 वो जज थे। कितने जज थे? 13 जज थे। और 13 जज में 7 जज जो थे वो केरल सरकार के फेवर में दिए और 6 जज जो थे वो केशवानंद भारती के फेवर में डिसीजन दिए। इससे क्या हुआ कि पूरे देश में एक माहौल बिगड़ गया। चूंकि ये डैमेज जो हुआ था वो फंडामेंटल राइट डैमेज हुआ था, इसको लेकर के पूरे देश में माहौल बिगड़ गया। कहा गया कि एक पंडित हैं, एक मठ वाले हैं, उनका जो फंडामेंटल राइट है उसको तोड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया। इसी को देखते हुए, स्थिति को सुधारते हुए सरकार ने फिर एक संशोधन ले आया और वो संशोधन संविधान का 44वां संशोधन था। 44वां संशोधन सन 1979 ईस्वी को ले आया और उसमें ये बात को बताया गया कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से खारिज किया गया। सुना रहा? संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया? मौलिक अधिकार से खत्म कर दिया गया। यही घटना से, केशवानंद भारती वाला जो घटना हुआ था ना, उसी के घटना से, ये घटना 1974 का है। 1974 डिसीजन आते आते 78 हो गया। 78 हो गया तो तब माहौल बिगड़ गया। 79 में सरकार को क्या काम करना पड़ा कि एक संशोधन करके और संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया। तो याद रखिएगा कि किस संशोधन के तहत हटाया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संपत्ति के अधिकार जो है किस संशोधन के तहत हटाया गया है, तो आपको क्या बताना है? 44वां संशोधन। कब हटा है? तो 1979 को। अब हाँ, ये जब यहां से हटा संपत्ति के अधिकार, तो इसको रखा कहाँ गया? तो देखिए, इसको रखा गया 300 का ए में। संपत्ति के अधिकार को कहाँ रखा गया है? 300 का ए में रखा गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि फंडामेंटल राइट यानी भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच वाला जो बात बता रहा है, इस चीज को संक्षेप में जो हम बताए हैं आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फंडामेंटल राइट का समता का अधिकार जो भाग 14 से 18 दिया है और स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 दिया है, इन सबों को हम लोग विस्तार पूर्वक से अध्ययन करते हैं। देखिए, अब आपको लगता होगा कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक की बात करता है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया है समता का अधिकार 14 से स्टार्टिंग किया गया है। आखिर 12 और 13 कहाँ है? ये बात सोचने वाला है। तो देखिए, 12 क्या कहता है पहले हम लोग समझ लेते हैं। 12 अनुच्छेद ये बात कहता है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जिससे किसी भी देशवासी का मूल अधिकार को डैमेज करता हो। 12 क्या कहता है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जिससे किसी भी भारतीय नागरिक का मूल अधिकार को डैमेज करता हो। बस सुनना रहा। लेकिन हाँ, उनके अंदर डर पैदा करने के लिए परिस्थिति को देखते हुए वो अलग से एक अपना अलग से कानून बना सकता है। जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पे कि आपका घर हवाई जहाज स्टेशन जो एयरपोर्ट उसके आसपास है और आप सोच रहे हैं कि 150 फीट ऊंचा हम अपना बिल्डिंग घर बना लें, तो ऐसा नहीं है। वो आपको रोक देगा, एक सीमित देगा हाइट कि आप इतने के अंदर में बनाइए। अगर से उसका हाइट जो दिया हुआ है उससे अगर से आप ऊपर करके बनाते हैं तो आप पे कानूनन कार्रवाई कर सकता है। या फिर बिजली का हो गया मामला। बिजली इस समय देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग लाख 1.5 लाख रुपया रखे हैं लोग, आ चुका नहीं रहे लोग, तो वो अलग से वैसी स्थिति में अलग से एक सिस्टम दे दिया है कि उन पे मुकदमा किया जा सकता है। तो वही कानून भी राज्य बना सकता है इस परिस्थिति में देख करके। राज्य कहने का मतलब है नहीं, में राज्य का जो भाषा है वो देश को इंडिकेट करता है, यानी देश के ओर संकेत करते हुए कहता है कि देश या संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे आम लोगों की परेशानी हो। लेकिन हाँ, परिस्थिति को देखते हुए वो कानून
बना सकता है। पता है ना, जैसे बिजली वाला हो गया, किसी का 1,00,000-1,50,000 कर्ज बाकी है और जमा नहीं कर रहा है, तो वो एक अलग से कानून बना करके उसका वसूलने के लिए, यानी उसके अंदर भय पैदा करने के लिए एक कानून बना सकता है। जैसे कोई लोन ले लेता है बैंक से, और लोन ले लिया 5 लाख 10 लाख रुपया और बहुत दिन तक से जमे नहीं कर रहा है, तो उस कानून बना करके एक और उसको हस्तक्षेप कर सकता है, उसको उसका संपत्ति जो है जब्त कर सकता है। तो इस तरह से अनुच्छेद 12 बात करता है। अब देखिए अनुच्छेद 13 क्या कहता है। अनुच्छेद 13 इस बात को बताता है कि अल्पीकरण या अभिव्यक्ति की आजादी। अनुच्छेद कहता है 13 कि अल्पीकरण या अभिव्यक्ति की आजादी से बात वो करता है। वो कहता है कि आपको जो अधिकार दिया गया है, आपका जो अधिकार है वो ठीक है, सही है, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि आपके अधिकार से किसी दूसरे का अधिकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे के अधिकार को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए।